नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। फिजिक्स स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अपने साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट और साथियों को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 7। इससे पहले हमने 6 लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए हैं जो यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। आप उन वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो फिजिक्स स्टडी यूट्यूब चैनल पे जाके आप इसको देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, अगर किसी अल्टरनेटिंग सर्किट में प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो क्या होगा, उसकी पीक वैल्यू क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, जो करंट हमें मिलेगा। वोल्टेज की वैल्यू हमें पता होगी। वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसमें वोल्टेज की वैल्यू हमेशा हम लेके चलेंगे V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज की वैल्यू रहेगी। और इससे जो करंट फ्लो हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी पीक वैल्यू क्या रहेगी, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या रहेगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज में क्या रहेगा, इसकी स्टडी करेंगे। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वोल्टेज और करंट का, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में फेजर डायग्राम करंट और वोल्टेज में क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद में डिपेंडेंस पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पे किस तरीके से कैपेसिटेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिपेंड करता है। और अंत में और लास्ट में हम पढ़ेंगे एवरेज पावर लॉस कितना होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, इसमें पहली बात हम करेंगे इंस्टेंटेनियस एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसके बारे में। तो सबसे पहले वी नो दैट the instantaneous voltage is written as V is equal to Vm sin ओमेगा टी। ये हमने उसमें लेके चले हम, जो अल्टरनेटिंग सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, उसकी वोल्टेज क्या है, ये है साइनोसॉइडल वोल्टेज है। इसके बाद में फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ फ्रॉम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको हम लूप लॉ भी कहते हैं, लूप लॉ। वी नो दैट जो लूप में करंट जो फ्लो होगा, इस लूप की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम वोल्टेज ड्रॉप को अगर VC ले लें, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, VC हो रहा है, और ये वोल्टेज क्या है बेटा, V है। तब इन दोनों का वोल्टेज का जो सम होगा, या ये वोल्टेज जो होगी इसके इक्वल होगी, ये वोल्टेज जो है इसके इक्वल होगी। दूसरा, अगर लूप लो लगाएं तो ये इसके सम के इक्वल होगी।
नो दैट या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू VC, दूसरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इन दोनों का जो सम रहेगा वो इक्वल रहेगा 0। दोनों एक ही बात है। माइनस क्यों आया है? दोनों के दोनों बैटरी की तरह बिहेव करते हैं और दोनों के जो पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरीके से बना हुआ है बेटा। हाँ, अगर हम बात करें तो एक दूसरे के अपोजिट ये वोल्टेज क्रिएट करते हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा बेटा। यहाँ पे V इज इक्वल टू वी सी लेके हम चल गए। आगे हम चलेंगे बेटा, क्या करेंगे? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, क्या थी भाई? C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। और V की जगह हम यहाँ VC लिख दें तो ये आ जाएगा। तो इसी से अगर हम इक्वेशन निकालना चाहें, हमारी इक्वेशन ये फर्स्ट है बेटा, तो VC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? Q अपॉन C आ जाएगा, Q अपॉन C आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है बेटा। इसके बाद देखें, हम ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, ये जो वैल्यू है यहां रख देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो देखो बेटा, V इज इक्वल टू हमारे पास था VC, और C की वैल्यू, VC की वैल्यू हमने अभी निकाली है बेटा, Q अपॉन में C आई है, ये वैल्यू यहां रख देते हैं। और V की वैल्यू आपको पता है कि V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी होती है। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी, सेकंड ये हो गई, ठीक है। तो ये दोनों की वैल्यू हम रख देते हैं, तो V इज इक्वल टू ये VM साइन ओमेगा टी आ जाएगा बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन C, ठीक है। तो यहीं से हम Q की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा बेटा? C इंटू VM साइन ओमेगा टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाती है बेटा, इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में हमने इसको क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। तो क्या मिलेगा हमें? आई की वैल्यू मिल जाएगी बेटा, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू मिल जाएगी डी क्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। और मैं इस सारी वैल्यू को, ये जो क्यू की वैल्यू है, सारी वैल्यू इसमें रख दूं तो क्या मिलेगा बेटा? सी ओमेगा एम साइन ओमेगा टी आ जाएगा भाई, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि ये जो वैल्यू इक्वेशन थर्ड वाली यहाँ रखी है ये। अब इसमें देखो कांस्टेंट है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं बेटा। सी इंटू वी एम, अंदर रहेगा बेटा डी अपॉन में डी टी साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरीके से कोई डिजिट हो, डी अपॉन में डी एक्स, ये ऑपरेटर हो हमारे पास में, और साइन यहाँ पे बी एक्स आ जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है बेटा? ये जो x के मल्टीप्लिकेशन में है वो यहाँ, जो इसका डिफरेंशिएशन होने के बाद में जो आएगा कोस बी एक्स, इस तरीके से लिखा जाएगा। साइन का तो कोस हो गया, जो अंदर वाला है बी एक्स के मल्टीप्लाई में वो बाहर
लिखा जा सकता है बेटा। तो ये फॉर्मूला रहेगा, इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है बेटा सी आ गया, वी एम आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा ओमेगा बाहर आएगा क्योंकि टी के मल्टीप्लाई में है। साइन का क्या हो जाएगा बेटा, कोस ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है अभी, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वी एम ओमेगा सी कोस ओमेगा टी। और तरीका भी है इसका और लिखने का, ठीक है। इसको और तरीके से भी लिखा जा सकता है, आई इज इक्वल टू वी एम। अब ये ओमेगा सी इसके मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में आया कैसे, तो 1 में ओमेगा सी इस तरीके से लिखा जा सकता है बेटा। साथ में क्या है, कोस ओमेगा टी है। ठीक है, इसको मैं और सही कर दूं तो इसको क्या लिख सकता हूं भाई, वी एम अपॉन एक्स सी कोस ओमेगा टी। अब ये एक्स सी क्या है भाई, एक्स सी क्या है, रेजिस्टेंस है या कैपेसिटेंस के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट में ओपोज ओपोज प्रोड्यूस होता है, जो उसका विरोध होता है, उसी विरोध को, उसके प्रतिरोध को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटर के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में ओपोज प्रोड्यूस होता है, उस ओपोज को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी हमने पुट करी है, एक्स सी की वैल्यू 1 में ओमेगा सी होती है। एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, 1 में ओमेगा सी होती है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो हमारे पास आ गया था बेटा आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्स सी कोस ओमेगा टी। ठीक है, आई इज इक्वल टू, यहां पे हम लिख सकते हैं बेटा आई एम कोस ओमेगा टी, वेयर जो आई एम है ना बेटा, वो क्या है, पीक वैल्यू है इलेक्ट्रिक करंट की, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब इसके बाद में और आगे चलते हैं, आई इज इक्वल टू आई एम, इसको हम लिख सकते हैं बेटा साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। ऐसा लिखा जा सकता है बिकॉज साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने इसको बनाया, ये लिखा है बेटा। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी को मैं पहले लिख देता हूं प्लस π/2 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहां पे, इक्वेशन इक्वेशन 4 represent the instantaneous value of alternating current। तो ये हो जाएगा
पीक वैल्यू की हमने बात कर ली और अल्टरनेटिंग करंट की भी बात कर ली। अब पीक वैल्यू की अगर हम बात करें तो पीक वैल्यू हमारी क्या रहेगी बेटा? एक तो हम पीक वैल्यू आई एम की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं बेटा? वी एम अपॉन में एक्स सी लिख सकते हैं। दूसरा वी एम अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकते हैं। तीसरा इसको हम ओमेगा सी इंटू वी एम लिख सकते हैं। ये तीनों वैल्यू किसकी है भाई? पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फेज डिफरेंस का। फेज डिफरेंस क्या होगा करंट और वोल्टेज में? तो हम फिर वही बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बिकॉज वी नो दैट the instantaneous value of voltage is V is equal to Vm sin ओमेगा टी। ठीक है। और एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या आई थी बेटा? अभी आई थी हमारे पास I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है। अब जो हमारे पास ये एंगल है, इस कलर चेंज करता हूं मैं पेन का। ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारा क्या है? फाई 1 है। ये क्या है बेटा? फाई 1 इज इक्वल टू ओमेगा टी है। ठीक है। और ये जो वैल्यू आ रही है ये फाई 2 है हमारा। क्या है? फाई 2 की वैल्यू क्या है बेटा? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है बेटा? फेज डिफरेंस। हेंस फेज डिफरेंस डेल फाई इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1। फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू हमने यहाँ ये देख ली है। ये वैल्यू दोनों पुट कर देते हैं इसमें। तो फाई 2 की वैल्यू आई थी बेटा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 और माइनस फाई 1 की वैल्यू है ओमेगा टी। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा और डेल फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? पाई बाय 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से फेज डिफरेंस हमें क्या मिलेगा? पाई बाय 2। तो इस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हेंस हेंस द अल्टरनेटिंग करंट the alternating current leads voltage by pi by 2। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट आगे चलेगा और वोल्टेज पीछे चलेगी। ठीक है। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि वोल्टेज में जो एंगल बन रहा है वो ओमेगा टी बन रहा है, जबकि यहाँ पे ओमेगा टी के साथ में प्लस पाई बाय 2 हो रहा है। का मतलब ये प्लस पाई बाय 2 एंगल आगे चल रहा है। इनकी करंट जो है पाई बाय 2 फेज एंगल से आगे चल रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें हम किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं पेन चेंज कर देता हूं। तो देखो बेटा, इस तरफ हम लेके चल रहे हैं बेटा V को और I को। ठीक है, V और I को इस तरफ हम लेके चल रहे हैं, और यहां जो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है Vm, यहां मिनिमम वैल्यू है -Vm। ठीक है, इसके बाद में यहां पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू है Im, यहां पे करंट की मिनिमम वैल्यू है Im। यहां पे हम टाइम लेके चल रहे हैं, इस तरफ हम क्या लेके चलेंगे, टाइम होगा बेटा ग्राफ में। इस तरफ क्या होगा, टाइम। तो यहाँ पे हमारा होगा टाइम T/4, यहाँ पे हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा T/2, यहाँ 3/4 साइकिल कंप्लीट, और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा साइकिल T पे। तो हम वोल्टेज के लिए ड्रॉ कर रहे हैं पहले। तो वोल्टेज के लिए हमें क्या मिलेगा, यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि साइन के फॉर्म में हमें आंसर मिल रहा है। आंसर क्या, साइन की फॉर्म में ही हम लेके चले हैं स्टार्टिंग में। तो ये हो जाएगा वोल्टेज के लिए। ठीक है, जबकि करंट के लिए जो ग्राफ रहेगा हमारा, तो वो स्टार्ट होगा बेटा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर कर देता हूँ रेड। करंट के लिए आपको कहा था मैंने भी रेड कलर लेना है। तो इस तरीके से जब वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू होगी तब करंट की मिनिमम हो जाएगी, और वोल्टेज की मिनिमम होगी तब करंट की मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमारा ग्राफ रहेगा इस तरीके का। ठीक है, तो करंट और वोल्टेज में जो ग्राफ हमारा रहेगा वो इस तरीके का रहेगा बेटा। नेक्स्ट, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में देखें, देखो बेटा, हमें पता है कि जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज थी उसकी वैल्यू क्या थी। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू क्या थी बेटा, वो थी बेटा V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, जबकि इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या थी बेटा, IM साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, तो यहां पे ये जो येलो लाइन है ये VM की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है उनकी। इसका मतलब है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जबकि रेड कलर का ये जो कलर की लाइन है ये पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करती है। जबकि यहाँ पे अगर हम इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो ये जो वैल्यू है आई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जबकि अगर इधर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है बेटा वोल्टेज को, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और ये इंस्टेंटेनियस करंट को रिप्रेजेंट करती है।
ठीक है। अब ये क्या कहता है, पहले हम उसकी बात करते हैं वोल्टेज की। तो वोल्टेज के लिए देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है बेटा, और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के साथ में ये जो वोल्टेज है वो क्या एंगल बना रही है बेटा, ओमेगा टी एंगल बना रही है। ठीक है। और ओमेगा टी के साथ में ये जो एंगल इसने बनाया, म, जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, इसने पीक वैल्यू ऑफ करंट के साथ में एंगल कितना बना रखा है बेटा, 90 डिग्री, यानी कि पाई बाय 2 एंगल। अब यहां पे देखो, करंट आगे चल रहा है और वोल्टेज पीछे चल रही है। कितना एंगल आगे चल रहा है करंट, पाई बाय 2 एंगल। तो इस तरीके से हम फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज, जब प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड हो अल्टरनेटिंग सर्किट में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं आएगा, 2 मिनट में इसको सही कर देता हूं। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं आएगा बेटा, हाईलाइट। तो यहां मैं चेंज कर देता हूं बेटा। यहां आएगा कैपेसिटेंस। क्या हुआ, पहन क्या नहीं चल रहा। कैपेसिटेंस, मैं नीचे लिख देता हूं, कैपेसिटेंस आना चाहिए बेटा, कैपेसिटेंस आना चाहिए। ठीक है। तो देखो ग्राफ कैसा रहेगा बेटा, डिपेंडेंस कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने एक्स सी की जो वैल्यू लिखी थी 1/ओमेगा सी लिखी थी, आया था ये। बिकॉज वी नो दैट ओमेगा जो होता है ना बेटा, वो 2 पाई एफ होता है। ये एफ क्या होता है बेटा, लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है। तो एक्स सी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी भाई, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ इंटू सी। ठीक है। अब एक्स सी जो है वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा एफ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एफ के। और एक्स सी जो है या कैपेसिटेंस लिख देते हैं अपन, कैपेसिटेंस कर देते हैं। कैपेसिटेंस जो है, जो सी है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एफ के। ठीक है। जब ये रिएक्टिव कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ये बाकी सब कांस्टेंट है ही, तब ये वैल्यू हो सकती है। तब इनके लिए हम ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहें तो किस तरीके का आएंगे बेटा, अगर मैं इस तरफ एक्स सी लिख दूं और इस तरफ लिख दूं एफ फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ हमारा इस तरीके से आएगा।
ग्राफ हमारा इस तरीके का आएगा। और दूसरा, अगर हम बात करते हैं कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी की, तो भी ग्राफ हमारा इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में इनकी ये डिपेंड करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड capacitance are depends on frequency। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, तो इस तरीके के ग्राफ हमें मिलेंगे। नेक्स्ट है बेटा एवरेज पावर लॉस बिकॉज पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, एंड V इज इक्वल टू हमें पता है V m साइन ओमेगा टी है, और इसी टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं। और I की जो वैल्यू है ना बेटा, वो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हम क्या मिलता है बेटा, पावर इज इक्वल टू V की वैल्यू यहाँ पावर लॉस लिख दो बेटा, पावर लॉस। यहाँ पावर लॉस जो होगा बेटा क्या होगा, V की वैल्यू क्या होगी, वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम कोस ओमेगा टी। ठीक है भाई, अब हम आई एम और वी एम को इकट्ठा बाहर लिख देते हैं, अपॉन में 2 कर देते हैं, और अंदर भी क्या होगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। ठीक है बेटा, बिकॉज 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बेटा, साइन 2 थीटा लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, आई एम वी एम अपॉन 2 यहाँ आ जाएगा बेटा साइन 2 थीटा। क्या आ जाएगा बेटा, साइन 2 थीटा। 2 मिनट। यहाँ थीटा नहीं आएगा बेटा, 2 ओमेगा टी आएगा ना, क्या आएगा, 2 ओमेगा टी आएगा, ओमेगा
टी आएगा। ठीक है, ये तो था पावर लॉस। क्या था? पावर लॉस। अब हम एवरेज पावर लॉस निकालना चाहते हैं। एवरेज पावर लॉस निकालना चाहते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा एवरेज, एवरेज पावर लॉस। तो पी के ऊपर बार आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आएगा बेटा आई एम वी एम अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है बेटा, इसको हम थोड़ा सा और आगे कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं आई एम अपॉन √2 और इसको हम लिख सकते हैं बेटा वी एम अपॉन √2 साइन 2 ओमेगा टी। सब पे बार आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज आई एम अपॉन √2 इज इक्वल टू आई आर एम एस। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है ये, और वी एम अपॉन में √2 आ जाए तो इसका मतलब होता है बेटा आई, आई नहीं वी आर एम एस। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, पी बार की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई आर एम एस वी आर एम एस साइन 2 ओमेगा टी, इसके ऊपर बार। अब हमें पता है बिकॉज साइन 2 ओमेगा टी, इसकी जो एवरेज वैल्यू रहती है वो हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। इसलिए पी बार की जो वैल्यू रहेगी बेटा वो क्या आ जाएगी, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू 0, यानी कि पी बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसमें भी पावर लॉस क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। तो ये था आज का लेक्चर।